हाय हेलो एवरीवन। सो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर सबसे फास्टेस्ट रेट पे ग्रो करने वाला प्लेयर अरमान फाइनेंशियल। इस कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या ग्रोथ क्या आउटलुक हम इस कंपनी से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अरमान फाइनेंशियल का बिजनेस मॉडल तो वी ऑल नो कि माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर है ये कंपनी। एंड जो स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स होते हैं, वो ये कंपनी देती है रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज के अंदर। इनका अगर आप टोटल लोन बुक का कंपोजिशन देखोगे तो ऑलमोस्ट 82% जो इनका लोन है, लोन बुक है, वो माइक्रो फाइनेंस के अंदर है। इनफैक्ट इसको 83% भी बोल सकते हैं हम, बिकॉज 82% तो जेएलजी है, जॉइंट लैंडिंग ग्रुप, जिसमें ग्रुप ऑफ वुमेन को अनसिक्योर्ड लोन देता है कोई भी माइक्रो फाइनेंस प्लेयर। बाकी का जो 1% है वो इंडिविजुअल बिजनेस लोन है। तो ये हम कुछ टाइम से बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को स्टडी कर रहे हैं कि हर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी आज के टाइम पे क्या कर रहा है कि वो कस्टमर्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो जिन्होंने टाइम टू टाइम अपने लोन की रीपेमेंट करी है, डिसिप्लिन रहे हैं, वो उनको वो इंडिविजुअल बिजनेस लोन ऑफर कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल बिजनेस लोन में जो टिकट साइज है वो जेएलजी लोन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, टेन्योर भी उसका ज्यादा होता है। तो उन कस्टमर को वो रिवॉर्ड कर रहे हैं एंड उसमें मार्जिन भी ज्यादा चार्ज करती है, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करती है ये कंपनीज। सो इंडिविजुअल बिजनेस लोन 1% है इनका और 82% जो है वो जेएलजी है। तो अगर हम टोटल देखें 83% इनका माइक्रो फाइनेंस लोन है, 14% एमएसएमई लोन देती है ये कंपनी, और 3% के आसपास जो लोन बुक है इनका वो टू व्हीलर लोन है। अब इंटरेस्टिंगली ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो टू व्हीलर लोन से हुआ था। मतलब स्टार्टिंग में ये टू व्हीलर लोन ही ऑफर करते थे, लेकिन आज के टाइम पे इनके ओवरऑल ग्रोथ को जो ड्राइव करता है वो माइक्रो फाइनेंस करता है। सो ये ओवरऑल लोन बुक का कंपोजिशन है इनका। देन ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर हम अरमान का देखते हैं तो गुजरात से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था एंड 27% इस कंपनी का जो लोन बुक है वो गुजरात के स्टेट से आता है। देन यूपी से भी 24% आता है, तो 51% के आसपास तो सिर्फ इन दोनों स्टेट से आता है। इसके अलावा कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेंशन किया एमपी में, राजस्थान में, एंड 1-1.5 साल पहले इन्होंने बिहार के अंदर एंटर किया था और वहां पे बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ मिली है कंपनी को। आज के टाइम पे सिर्फ बिहार से इस कंपनी का 9% के आसपास का लोन बुक का कंपोजिशन है, तो वहां पे बहुत जबरदस्त ग्रोथ रही है। देन अभी ये साउथ के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, वहां भी एक्सपेंशन चल रहा है कंपनी का। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है अरमान का। नाउ रिजल्ट अगर हम इसका डिस्कस करें उससे पहले 2-3 चीजें डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये जो पूरे सेक्टर का हम ग्रोथ देख रहे हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का, सो 2-3 चीजें हैं जो ये इस पूरे ग्रोथ को ड्राइव कर रही हैं। बिकॉज अगर आप सेक्टर देखो तो लास्ट 2-3 साल से 25-30% से पूरा सेक्टर ग्रो कर रहा है एंड यहां से भी एक्सपेक्टेड है कि अगले कुछ साल में ये पूरा सेक्टर डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो ग्रोथ का रनवे बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है इस पूरे सेक्टर से, पूरी इंडस्ट्री से। तो एक्चुअली आरबीआई ने पिछले कुछ साल में 2-3 चेंजेस करी है इस सेक्टर के लिए, जिसने इसकी ग्रोथ को काफी ज्यादा बूस्ट किया है। तो सबसे पहले तो अगर आप जो टोटल माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स का जो बेस होता था उस पे पहले एक लिमिट लगी हुई थी, मतलब कोई भी माइक्रो फाइनेंस लेंडर जो है वो उन्हीं बोरोवर को लोन दे सकता था माइक्रो फाइनेंस के अंदर जिनका एनुअल हाउस होल्ड इनकम जो है वो 1.5 लाख तक है, मैक्सिमम 1.5 लाख है एनुअल हाउस होल्ड इनकम। इस कैपिंग को आरबीआई ने बढ़ा करके 3 लाख कर दिया, तो 1.5 लाख से सीधे 3 लाख हो गया। अब इससे हुआ क्या कि सडनली जो टैम बोलते हैं हम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट किसी भी बिजनेस का, वो सडनली डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स है वो अब और भी ज्यादा कस्टमर्स को केटर कर सकते हैं। तो कस्टमर का साइज बढ़ गया, नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए कंपनीज के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ कि माइक्रो फाइनेंस में आप यूजुअली देखोगे कि जो बोरोअर्स हैं, ये पहले बहुत ज्यादा होता था कि एक बोरोअर ने 3-4 अलग अलग कंपनी से लोन लिया हुआ है एंड इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि उनका जो मंथली ईएमआई है वो कई बार उनके एनुअल मतलब उनका जो मंथली इनकम है उसके प्रोपोर्शन में ऑलमोस्ट 70% 80% हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल किसी एक बोरोवर की हाउस होल्ड इनकम है 50,000 रुपए मंथली इनकम, लेकिन उसने लोन इतनी जगह से ले लिया हुआ है कि उसका जो मंथली ईएमआई है ऑलमोस्ट 40,000 तो वही बन जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता था कि बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो यहाँ पे साइकिल बहुत जल्दी चेंज होता है। सो कभी भी अगर कोई क्राइसिस वगैरह आता था उनकी उनके इनकम के ऊपर, तो उसमें उस बोरोवर को प्रॉब्लम क्या होता था कि वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है। अब उसमें बोरोवर का लॉस क्या हुआ कि वो एनपीए की कैटेगरी में आ गया। जो लेंडर है जिन्होंने लोन दिया हुआ है उनका लॉस क्या है कि उनके लिए एनपीए बढ़ गया, अब उनको प्रोविजन करना पड़ेगा, आगे की ग्रोथ नहीं आएगी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट रीजन था कि जिसकी वजह से इस सेक्टर को बहुत नेगेटिवली लिया जाता था। बिकॉज इन्वेस्टर के लिए भी प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर ने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसका कल को जाके एनपीए बढ़ सकता है कभी भी साइकिल चेंज हुआ तो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वीजा वीज अगर आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बैंक भी ऑब्वियसली रेजिस्ट करेगा एक माइक्रो फाइनेंस
कंपनी को लोन देने में, बिकॉज बैंक को भी पता है कि यार कल को कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कस्टमर रीपे नहीं कर पाएगा, एंड इसको जो जिस लेंडर को मैंने लोन दिया है उसका एनपीए बढ़ेगा, और उसके कंपैरिजन में मेरा भी एनपीए बढ़ जाएगा। तो पूरे इकोसिस्टम के लिए अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज थी ये। इसको आरबीआई ने क्या क्या किया है कि आरबीआई ने इस पे 50% की कैपिंग लगा दी है। मतलब क्या कि आज के टाइम पे अगर कोई भी बोरोअर है माइक्रो फाइनेंस के अंडर, जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर है वो उसका मंथली ईएमआई जो है उसकी 50% की इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, अगर हाउस होल्ड की जो इनकम है बोरोअर की वो 50,000 रुपीज है, तो उसका जो मंथली ईएमआई है वो 25,000 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता। इस पे कैपिंग लगा दिया। अब यहाँ पे फोर्सफुली जो लेंडर है, माइक्रो फाइनेंस लेंडर है, उसको भी ड्यू डिलिजेंस करना पड़ रहा है, चेक करना पड़ रहा है कि इसका कहां कहां से इस बोरोवर ने लोन लिया है, एंड इसका मंथली ईएमआई उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। अब और इसमें बेनिफिट किसको है? दोनों को है, बिकॉज बोरोवर के लिए भी अच्छा है कि उसका एनपीए में नाम नहीं आएगा, प्लस लेंडर के लिए भी अच्छा है कि उसकी एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो वो और ज्यादा लोन दे सकता है, ग्रोथ पे फोकस कर सकता है, स्केलेबिलिटी पे फोकस कर सकता है। सो ये भी एक काफी बहुत अच्छा चेंज किया आरबीआई ने सेक्टर के लिए। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चेंज हुआ कि आरबीआई ने रिस्क रिवॉर्ड लेंडिंग को यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। सो पहले क्या होता था कि कोई बोरोवर है माइक्रो फाइनेंस का जिसने पास्ट में कोई लोन वगैरह लिया हुआ है एंड उसमें वो डिफॉल्ट कर गया है, तो अब यूजली इस केस में अगर आप देखोगे आज के टाइम पे अगर आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हो, पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, एंड आपका कोई डिफॉल्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उस केस में बैंक क्या करता है? जनरली वो रिस्क बेस्ड लैंडिंग करता है। रिस्क बेस्ड लैंडिंग क्या हुआ कि आपका डिफॉल्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो आपको 12% की जगह 15% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, बिकॉज वो रिस्क ज्यादा ले रहा है वहां पे। सो वहां पे ज्यादा मार्जिन अर्न करने के लिए आपको वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। लेकिन माइक्रो फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं था। माइक्रो फाइनेंसिंग में एक लिमिट तक ही आप इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते थे, उस पर कैपिंग लगी हुई थी, तो उस लिमिट के आगे आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकते थे, इवन दो कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खराब रहे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि जो बोरोअर है, बिकॉज अगेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रेट वगैरह बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है कस्टमर्स के लिए कि उन्होंने एक लोन साइकिल में 1 से 2 बार डिफॉल्ट किया हो। बट इस कैपिंग की वजह से वो दोबारा लोन नहीं ले पा रहा है, बिकॉज माइक्रो जो लेंडर है वो भी ऑब्वियसली क्यों लोन देगा ऐसे बोरोअर को जिसका पास्ट में डिफॉल्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड उस लेंडर को पता है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज नहीं कर सकता, यहाँ पे रिस्क बेस्ड लैंडिंग नहीं कर सकता। तो आरबीआई ने इस कैपिंग को भी हटा दिया। अब इससे हुआ क्या कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया एनबीएफसी के लिए भी और बैंक्स के लिए भी। सो आज के टाइम पे कोई भी माइक्रो फाइनेंस लेंडर जो है वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है उस बोरोअर को। बोरोअर के लिए भी बेनिफिट है कि इवन दो वो पास्ट में डिफॉल्ट कर चुका है, बट स्टिल उसको एक और अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना सिबिल वगैरह इंप्रूव कर सकता है आगे चल के। प्लस लेंडर के पास में भी एडवांटेज है कि उसको ज्यादा मार्जिन अर्न करना है, उसके पास कैपिटल है, उसको ग्रो करना है, उसको यील्ड ज्यादा लेना है, तो वो वहां पे हायर रिस्क के लिए जा सकता है और अपना इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज कर सकता है। सो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस करे हैं आरबीआई ने, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि ये काफी स्ट्रक्चरली अच्छी ग्रोथ आई है इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। एंड हमने तो देखा है कि बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े एनबीएफसी भी आज के टाइम पे फोकस कर रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर अपने ग्रोथ को बढ़ाया जाए, अपने लोन बुक को इंक्रीज किया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। नाउ अगर हम अरमान के नंबर्स पे वापस आए, सो बिजनेस मॉडल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर इसके नंबर्स देखें, फोर्थ क्वार्टर में रिजल्ट कैसे डिलीवर किए हैं अरमान ने। सो अरमान के साथ में लास्ट 2-3 क्वार्टर में क्या प्रॉब्लम आ रहा था जो हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, इनके एसेट क्वालिटी का। बिकॉज इस कंपनी की ग्रोथ तो काफी अच्छी है, मार्जिन भी अच्छे हैं, आरओई का नंबर तो इंडस्ट्री में वन ऑफ दी बेस्ट है, लेकिन एसेट क्वालिटी में कुछ टाइम से इस कंपनी के साथ में प्रॉब्लम आ रहा था। इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो सेकंड क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ा था, देन सेकंड से थर्ड क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो एक शार्प राइज देखने को मिला था। 2.5% से इनका जो ग्रॉस एनपी है वो 2.8% चला गया था। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, बिकॉज जब भी आप देखोगे मार्केट में कोई भी लेंडर है जो ग्रो अच्छा कर रहा है, ग्रोथ अच्छी है, उसका प्रॉफिट के नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन भी उसका ठीक ठाक है, लेकिन उसका एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रॉस एनपीए बढ़ने लग गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि मार्केट ऐसे स्टॉक्स को रिवॉर्ड करना बंद कर देता है। मतलब वो स्टॉक जो है वो ऊपर जाना बंद कर देगा, वो स्टॉक काइंड ऑफ स्टक हो जाएगा एक रेंज के अंदर। एंड उस पर भी अगर मैनेजमेंट कोई क्लैरिटी नहीं देता है, बिकॉज सेकंड क्वार्टर में अगर आप अरमान की मैनेजमेंट का कॉन कॉल देखोगे तो मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि ये जो ग्रॉस एनपीए हमारा इंक्रीज हुआ है इस पे कोई एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है हमें कि किस रीजन की वजह से ये इंक्रीज हुआ है। तो मार्केट को अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल नहीं पसंद है, एंड उसमें भी कोई लैंडर हो जिसका ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है तो वहां पे ग्रोथ सेकेंडरी हो जाती है, बिकॉज इवेंचुअली मार्केट को ये पता है कि ये जो आपकी ग्रोथ है ये सस्टेन नहीं रहने वाली अगर आपका एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम है वो
वो सॉल्व नहीं होता है। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम थी अरमान के रिजल्ट के अंदर। नाउ अगर हम फोर्थ क्वार्टर में बात करें तो इनका ग्रॉस एनपीए थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में फिर से बढ़ा है, लेकिन थोड़े थोड़े मार्जिन से बढ़ा है। 2.8% का इनका ग्रॉस एनपीए था थर्ड क्वार्टर के अंदर। इस क्वार्टर में वो इंप्रूव तो नहीं हुआ है, डिटोरिएट हुआ है, और थोड़ा सा बढ़ करके 2.9% का ग्रॉस एनपीए हो गया है। तो अगेन फिर से थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन इसमें एक अच्छा पॉइंट क्या है कि सेकंड क्वार्टर में जो थर्ड क्वार्टर में जो इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा था सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया था, 2.5% से सीधे 2.8%। बट फोर्थ क्वार्टर में एटलीस्ट उतना बड़ा राइज देखने को नहीं मिला है, 2.8 से 2.9% के आसपास आया है। सो वी कुड से कि थोड़ा बहुत स्टेबल होना शुरू हुआ है। बाकी ऑब्वियसली आगे तो ट्रेंड देखना ही पड़ेगा, लेकिन उतना बड़ा राइज देखने को नहीं मिला है, थोड़ा सा कम रेट से इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा है। देन अगर हम लोन बुक का नंबर देखें तो लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है, 36% से इस कंपनी का लोन बुक ग्रो हुआ है। अरमान फाइनेंशियल का जो ग्रोथ है लोन बुक का वो 50% 55% पे हुआ करता था, तो ऑब्वियसली वहां से थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। 50-55% से 36% की ग्रोथ आई है इनके लोन बुक के अंदर। ऑल्दो मैनेजमेंट ने हमेशा से यही नंबर गाइड किया है, मैनेजमेंट का हमेशा से गाइडेंस रहा है कि हम 35 से 40% के रेट पे अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने गाइडेंस अपना इंक्रीज कर दिया था और ग्रोथ कम आया, जो उनका गाइडेंस था उसी के रेंज में ग्रोथ आया है। देन अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन में एक बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है अरमान के। इनके मार्जिन 13% के आसपास थे और अब वो 15% से भी ज्यादा हो गए हैं। और ये जो मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है ये ईल्ड की वजह से नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी ने इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दिया हो अपने बोरोवर्स को और उसकी वजह से ईल्ड बढ़ाओ, मार्जिन बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। ईल्ड इनफैक्ट इनके कम हुए हैं, पहले 27-26% थे, आज के टाइम पे अगर आप ईल्ड देखोगे अरमान का तो 25% के आसपास है। सो इनफैक्ट ईल्ड तो इन्होंने कम किया है, बट उसके बाद भी मार्जिन में एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, मतलब जिस रेट पे ये बिजनेस मार्केट से पैसा उठा रहा है, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट आई है काफी अच्छी। अब इन्होंने रिजल्ट के साथ तो ये चीज रिलीज करी नहीं है कॉस्ट ऑफ बोरिंग वाला नंबर, तो वो ऑब्वियसली हमें कॉन कॉल के साथ में पता चलेगा कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इंप्रूवमेंट किस तरीके की हुई है। देन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स देखोगे, पैट ग्रोथ देखोगे कंपनी का, तो उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। 40% से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है फोर्थ क्वार्टर में कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। और अगर हम फुल ईयर भी देखते हैं पूरे FY24 में, तो कंपनी का ऑलमोस्ट 85% से नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आई है। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखोगे तो कुछ पैरामीटर्स पे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, स्पेशली मार्जिन पे कंपनी का। अगर हम पैट का ग्रोथ देखें तो वहां पे भी अच्छा नंबर है। देन ROA कंपनी का अगेन 7% से इंप्रूव होकर के 8% पे ROA आ गया है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ROE भी अरमान का बहुत अच्छा है, 25% के आसपास का ROE का नंबर है इस कंपनी का। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर से ये कम हुआ है, 26% से 25% पे आया है। लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि क्योंकि हमने दिसंबर के मंथ में QIP किया था, कैपिटल रेज किया था, एंड वो जो कैपिटल है वो अभी तक हमने डिप्लॉय नहीं किया है मार्केट में, तो डिप्लॉय ही नहीं किया है तो उस पर रिटर्न क्या आएगा। सो इस वजह से आपको हमारा ROE नंबर कम दिख रहा है। पहले ये 30% के रेंज में था, तो अब ये 25-26% के आसपास आया है। बट स्टिल आपको बहुत रेयरली ऐसे फाइनेंशियल्स मिलेंगे जिनका ROE जो है वो 25%, 20% भी बहुत रेयर होता है, उसको सस्टेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। सो एटलीस्ट उस पैरामीटर पे हम देखें तो अरमान का बहुत अच्छा नंबर है ये, 25-26% का ROE बहुत अच्छा माना जाता है। सो वहां पे भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। दो पैरामीटर है जहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है। पहला तो ऑब्वियसली एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी कंपनी का ग्रॉस एनपीए जो है वो लगातार बढ़ा है, 2.5% से बढ़कर के 2.8% पे आया, अब 2.9% पे है। अच्छी चीज अगेन वही है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, लेकिन स्टिल ग्रॉस एनपीए कंपनी का बढ़ा है। और लोन बुक का ग्रोथ, लोन बुक का ग्रोथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हमने कंपनी के सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के एनालिसिस में भी ये चीज डिस्कस करी थी कि अगर अरमान का ग्रोथ जो है वो इसी रेंज में रहता है, 45-50% के आसपास रहता है, तो पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखते हो NBFC में, तो आपको एक अच्छा प्लेयर लगता है, एक अच्छा बेट लगता है, बिकॉज कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट 2.5% 3% के रेंज में है, और अगर उस पर ये 50% के आसपास की ग्रोथ रिपोर्ट करता है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो 36% की लोन बुक की ग्रोथ है अरमान की। तो यहाँ पे अब एक पॉइंट ये आ जाता है कि इसके कंपैरिजन में और भी प्लेयर्स आपको दिखते हैं जो इससे थोड़ा सा बेटर लग रहे हैं। सबसे पहला तो आपको पूना वाला दिखेगा। पूना वाला अगर आप देखो तो वो कंपनी ऑलमोस्ट 50-55% से अपने लोन बुक को ग्रो कर रही है, और उसका साइज जो है लोन बुक का वो 10 टाइम ज्यादा है कंपेयर टू अरमान। अरमान का 2600 करोड़ का लोन बुक है, पूना वाला का 26,000 करोड़ का लोन बुक का साइज है।
इवन इसमें जो इंडिया का सबसे बड़ा एनबीएफसी है बजाज फाइनेंस, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। सो बजाज फाइनेंस का जो लोन बुक है वो 3 लाख करोड़, आई मीन उससे भी ज्यादा है। बट उसका जो ग्रोथ है वो 31-32% के आसपास वो कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो अगेन अरमान के कंपैरिजन में वो भी काफी अच्छा प्ले लगता है। इवन दो अगर आप 5 स्टार को भी ऐड कर दो, जिसका तो ऑलमोस्ट 100% लोन बुक है, जो है वो सिक्योर्ड है, वो कंपनी भी 42-43% के रेट से अपने लोन बुक को ग्रो कर रही है। तो ये जो 36% की जो ग्रोथ आई है वर्मान की, इवन दो मैनेजमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन यहाँ पे अब आपको दिखता है कि इंडस्ट्री में और भी प्लेयर्स हैं जो इस कंपनी के बेटर अल्टरनेट हो सकते हैं। एक अच्छी ग्रोथ वो कंपनी रिपोर्ट कर रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा अल्टरनेट हमें और नजर आता है 3-4 कंपनीज के अंदर। बट स्पेसिफिकली अगर मैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात करूं, बिकॉज वी ऑल नो कि ये सेक्टर जो है काफी अच्छा कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि अगले 2-3 साल भी सेक्टर के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे अनडाउटेडली अरमान काफी अच्छा प्लेयर लगता है मुझे, बिकॉज और कोई ऐसा प्लेयर नजर आता नहीं है जो कि इतने स्मॉल बेस पे कंसिस्टेंटली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आरओई उसका 25-30% के आसपास हो, मार्जिन इतने हेल्दी हो, ग्रोथ 35-40% के रेंज में हो। सो और कोई ऐसा प्लेयर नजर आता नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो अनडाउटेडली अरमान बेस्ट प्लेयर है स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के अंदर। बट यस, अगर मैं ओवरऑल एनबीएफसी का कंपेयर करूं तो वहां पे मुझे थोड़ी बहुत और बेटर अपॉर्चुनिटीज अब करंटली नजर आती हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। नाउ एज ए इन्वेस्टर अगर हम इसको देखें तो अगेन ये पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो वेरी करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है एंड उसके पास ऑलरेडी एक्सपोजर है बाकी फाइनेंशियल्स के अंदर, तो वो अफोर्ड कर सकता है कि अरमान जैसे प्लेयर में, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस थीम तो प्ले आपका ऑब्वियसली आपका इंटरेस्ट होना ही चाहिए, बिकॉज एक अच्छा खासा ग्रोथ रनवे है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर एंड इस पूरी इंडस्ट्री में अरमान एक अच्छा प्ले लगता है। तो आई मीन जो इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है वो इस तरीके का गेम प्ले कर सकता है। बट कंपेयर टू दूसरा इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो का साइज छोटा है एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेने के ऊपर उसका फोकस है, तो उसके पास ऑब्वियसली ऑप्शन है कि वो ऐसे बिजनेस से या तो अपना एलोकेशन कम कर ले या फिर टोटली एग्जिट करके जो बाकी हाई ग्रोइंग प्लेयर्स हैं उनके पास वो एलोकेशन कर सकता है। सो आई मीन ये डिपेंड करता है पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो। एनबीएफसी के कंपैरिजन में यस बाकी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लेकिन अगर हम पूरे सेक्टर की बात करें स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस का, तो अनडाउटेडली अरमान के नंबर्स काफी अच्छे हैं एंड अभी भी ये बेटर प्ले लगता है इस पूरे सेगमेंट के अंदर। सो ये ओवरऑल अरमान का एनालिसिस था। बाकी अभी कौन कॉल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे कि FY25 को लेकर के क्या टारगेट है मैनेजमेंट का, एसेट क्वालिटी पे उनका क्या आउटलुक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।